Hello student, welcome to Angels online platform. Today we discuss about 11 NEET mega test solution. Let's start question number 46. Arrange according to bond order. तो इसमें हमको चार एग्जाम्पल दिए और इसमें हमको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 46 और ऑप्शन में हमारे पास है NO, उसके बाद C2 है, उसके बाद O2 माइनस 1 है और लास्ट में दिया हुआ है He2। तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो NO के पास इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल C2 है, तो उसमें 6 प्लस 6 एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और उसके बाद दिया हुआ है O2 माइनस 1, तो दो ऑक्सीजन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 16। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और He2 में एक He के पास 2, सेकंड के पास 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि सपोज लाइक 14 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 15 है, 16, 17 और 18 इलेक्ट्रॉन है, और इधर इलेक्ट्रॉन है 13, 12, 11 और 10। इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 3 आएगा, इसके लिए 3, उसके बाद इधर आएगा 0.5 माइनस कर दो, राइट। उसके बाद इसमें फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, NO में 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मिस्टेक, 14 में 3 आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 3। 15 में आएगा 0.5, उसमें माइनस कर दो, इसमें आएगा 2, इसमें 1.5, इसमें 1, उसमें भी ऐसे करते जाओ, 0.5 माइनस करते जाओ, तो इसमें आएगा 2, इधर 1.5, इधर 1 आएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वन ऑर्डर ये आएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल C2 का है, तो C2 में इलेक्ट्रॉन 12 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसमें वन ऑर्डर आएगा, उसमें वैल्यू आएगी 2 समथिंग आएगी, राइट। तो फर्स्ट NO में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसके बाद C2 आएगा। थर्ड एग्जांपल में दिया है O2 माइनस 1, तो O2 माइनस 1 में इलेक्ट्रॉन 17 है, तो 17 में 1.5 आंसर आएगा। तो इसके लिए इसके नीचे लिखूंगा NO, इसके लिए C2 और इसमें O2 माइनस 1। और दूसरा लास्ट एग्जांपल दिया हुआ He2, तो He2 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 1 आएगा, He2 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 1। सॉरी He2 के लिए इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो 4 माइनस, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया 4/2। कैमोटी के थियरी के हिसाब से He2 में इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 4, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे NB माइनस Na/2, तो NB में इलेक्ट्रॉन हो गए 2, Na में हो गए 2, तो डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर होगा इसमें 0, मतलब He2 में बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो वो तो लास्ट में आएगा। इसमें पूछा है हमको बॉन्ड ऑर्डर, तो लास्ट ऑप्शन में आएगा हीलियम He2, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। उसके बाद हमारा आंसर होगा NO, तो इसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसके सबसे पहले आएगा NO, लास्ट में आएगा He2, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं, तो उसमें C2 में वन ऑर्डर आएगा 2 और O2 माइनस में होगा 1.5, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा D, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा है विच आर हैज़ हाईएस्ट ONO बॉन्ड एंगल। तो चार ऑप्शन में से जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल किसमें ज़्यादा है, तो और ऑप्शन में पूछा है हमको NO3-1 नाइट्रेट आयन, NO2-1 नाइट्राइट आयन, उसके बाद NO2 और लास्ट में दिया है NO2+1, राइट। तो इसमें फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन।
तो चारों ऑप्शन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको गिवन है 1 मिनट NO3-1 है और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है NO2-1 के जिसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। राइट, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन ए में हमको दिया है NO3-1, सेकंड ऑप्शन में NO2-1, थर्ड में NO2 और फोर्थ ऑप्शन में NO2+1। राइट, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से NO3-1 में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, उसके बाद NO2-1 में आएगा sp2 और NO2 में भी आएगा sp2, बट NO2+1 में हाइब्रिडाइजेशन आएगा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। राइट, तो हम लोग जानते हैं कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तब एंगल आएगा 180 डिग्री। राइट, तो दैट मीन्स कि NO2+1 में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री। तो इसमें हमारा वो आंसर है क्योंकि इसमें पूछा है हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, तो हमारा आंसर होगा डी, NO2+1। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, तो इसमें हमको पूछा है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो हमारे पास ऑप्शन 3 है। फर्स्ट ऑप्शन O2 है, उसके बाद O3 है और थर्ड में O2-2 है। तो इसमें हमको बॉन्ड लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल O2 है इसमें। ऑक्सीजन के लिए हम लोग जानते हैं इसमें क्या होगा। एक एग्जांपल है O2, इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे तो O2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे। राइट, 16 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एग्जांपल दिया है O2-2 में, O2-2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे ओके 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। तो O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा O2-16, इसमें आंसर होगा हमारा 2। क्लियर। और दूसरा एग्जांपल दिया है जिसमें O2-2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन आएगी 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 1 आएगा। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। राइट, तो इसमें O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 1 और O2 का आया 2। राइट, अभी थर्ड इसमें ऑप्शन दिया ओजोन का। तो ओजोन में हम लोग जानते हैं कि सैचुरेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, इधर होगा O, रिबन इधर होगा और इधर सिंगल बॉन्ड होगा। तो इधर भी ऐसा होगा, दूसरा सैचुरेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड हो और इधर रिबन आएगा। मतलब ओजोन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी। तो जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए और इसमें हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होगा फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। इसमें टोटल बॉन्ड हो गए 3 और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ओजोन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो नीचे आएगा 2। राइट, फर्स्ट ऊपर आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, इसमें बॉन्ड हो गए इधर रिप्रेजेंट करता हूँ 1, 2 एंड 3 बॉन्ड हो गए इसमें 3। और दूसरा नीचे दिया हुआ है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो उसमें आएंगे 2, 1 एंड 2। राइट, तो इसका आंसर होगा 1.5 आएगा, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर इसमें आया 1.5। राइट, ओजोन में O2 में आया 2 और O2-2 में आया 1। अंडरस्टैंड। तो बॉन्ड लेंथ इसमें पूछा हुआ है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसा आएगा इसमें, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा। और हाँ, दूसरा एक रिलेशन होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होगी और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। राइट, तो इसमें O2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 2, उसके बाद O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 1 और O3 में आया 1.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम।
उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। तो शेप ऑफ XeF4, तो XeF4 में हमको उसका शेप निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द VACPR थियरी, राइट, उसके हिसाब से जाएंगे हम लोग। नंबर 49, XeF4 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो फाइंड आउट EP, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटॉम प्लस नंबर ऑफ होमो एटॉम, और नीचे आएगा 2। तो इसमें जेनोन सेंट्रल एटॉम के फॉर्म में है, तो जेनोन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस इसमें फ्लोरीन 4 है, मतलब इसमें होमो एटॉम आएंगे 4, तो 8 + 4 और नीचे आएगा 2। ओके, तो इसमें आंसर होगा 12/2, तो आंसर होगा हमारा 6। तो XeF4 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आए थे, तो EP की वैल्यू आई 6, और इसमें एक जेनोन के साथ 4 फ्लोरीन है, इसमें वन पेयर की वैल्यू आएगी 4, वन पेयर की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि जेनोन के पास 4 फ्लोरीन, तो वन पेयर इसमें आएगा 4, वन पेयर आएगा 6 - 4, तो होगा 2। वन पेयर 4 है, वन पेयर 2 है, तो उसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर अकॉर्डिंग टू द VACPR थियरी। वन पेयर 4, वन पेयर 2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। 50 में हमको पूछा हुआ है विच इज द करेक्ट हेवी स्ट्रक्चर ऑफ N2, तो हेवीस का सॉरी N2 का हेवी स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है, राइट। तो इधर होगा क्वेश्चन नंबर 50, तो इधर N और इधर भी है। हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो इधर होगा 1, 2 एंड 3, तो इसके 2 इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो LP के फॉर्म में ऊपर रहेंगे, वन पेयर के फॉर्म। और सेकंड नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तो 1, 2 एंड 3, और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन उस पर वन पेयर के फॉर्म में रहेगी। और इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो एक बॉन्ड फॉर्म इधर करेगा, ये दूसरा, और इधर फर्स्ट बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा, तो दूसरे बॉन्ड हो गए पाई। हाइड्रोजन के बीच में, दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आएंगे 3, और वन पेयर होगा 1, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए, हैवी स्ट्रक्चर ऑफ N2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा पोलर होगा, मोर पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोर पोलर। ऑप्शन में गिवन है हमको XeF2, राइट। तो XeF2 में क्वेश्चन नंबर 51 में वो लीनियर होगा, और लीनियर होगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट आएगी 0, तो वो होगा नॉन पोलर होगा, तो वो तो हमारा आंसर आएगा नहीं। इसमें पोलर है मोर पोलर, तो XeF2 एज अ नॉन पोलर, और उसमें म्यू की वैल्यू होगी 0, जो उसका शेप होगा लीनियर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल दिया है NCl3 और दूसरा NH3, उसका शेप भी ऐसा होगा NH3, इसके ऊपर हो गए वन पेयर हो गए। तो दूसरा भी दिया है NCl, तो उसका शेप भी ऐसा ही रहेगा, राइट, दूसरा होगा NCl3, राइट। तो इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो वन पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, राइट, और वन पेयर भी ऊपर खींचेगा, तो इसमें म्यू की वैल्यू डज नॉट 0 आएगी, वो होगा पोलर होगा, मतलब NH3 एज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन आ सकता है। दूसरा एग्जांपल दिया है NCl3, तो उसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, सो वो EP को अपनी ओर खींचेगा, वन पेयर सॉरी वन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, और वन पेयर वो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर वन पेयर को ऊपर खींचेगा, तो इसमें ये पोलर तो होगा। ओके, इसमें NCl3 एज अ पोलर, बट उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी NH3 की होगी। वन पेयर वो भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर की साइड खींच रहा है, और Cl नीचे की साइड खींच रहा है, तो पोलर तो होगा, बट इसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी नहीं।
मतलब ऐसा हुआ कि NCl3 की कंपैरिजन में NH3 में पोलैरिटी ज़्यादा है। लास्ट ऑप्शन चेक करते H2O। तो H2O का शेप होगा, वो होगा वी शेप होगा, राइट। 1 मिनट, इधर ड्रॉ करता हूँ मैं। H2O का शेप होगा वी शेप, और H2O के पास दो लोन पेयर भी होंगे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा और लोन पेयर भी अपनी ओर खींचेगा। इसमें सारे जो भी इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी ऊपर की साइड है। हाइड्रोजन भी मतलब ऑक्सीजन भी ऊपर खींच रहा है, लोन पेयर भी ऊपर खींच रहा है। तो इसमें वो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा और उसमें म्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। डज नॉट जीरो तो होगा, मतलब वो पोलर भी होगा, बट उसमें जो भी ओके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी सारे एटम की ऊपर की साइड है। इसमें ऑक्सीजन भी ऊपर खींच रहा है, लोन पेयर भी ऊपर खींच रहा है, तो इसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी। मतलब कि H2O की पोलारिटी म्यू की वैल्यू NH3 से भी ज़्यादा है। वो NCERT में उसकी वैल्यू भी गिवन है सब। इसमें हमारा आंसर होगा H2O, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शेप ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। according to ACPR theory, क्वेश्चन नंबर 52। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें फाइंड आउट करो, पहले फाइंड आउट करेंगे ईपी की वैल्यू। ईपी में आएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, तो इसमें आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस इसमें क्लोरीन 3 है तो +3/2, तो इसमें आंसर होगा हमारा 4। ईपी की वैल्यू इसमें आई 4। उसके बाद इसमें फॉस्फोरस के आसपास में Cl की नंबर 3 है, तो इसमें बॉन्ड पेयर आएगी 3 आएगी, तो उसके पास लोन पेयर आएगा 1, क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का कम करके हमारा आंसर होगा ईपी। ईपी प्लस एलपी इक्वल टू ईपी। इसमें बॉन्ड पेयर की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू आई 4, तो बॉन्ड पेयर की वैल्यू इसमें आई 3, तो लोन पेयर होगा 1। मतलब जिसमें बॉन्ड पेयर 3 है, जिसमें लोन पेयर 1 है, तो उसका शेप कौन सा होगा? इसमें आंसर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, अकॉर्डिंग टू ACPR थियरी। बॉन्ड पेयर इसमें आए कितने? 3, लोन पेयर आया 1, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, मैक्सिमम लोन पेयर इन 1 मोल ऑफ H2O। हम लोग जानते हैं H2O का सिर्फ टी शेप होगा, टी शेप होगा तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। तो इसमें एक मोल के लिए पूछा, एक मॉलिक्यूल के लिए पूछा हुआ है, तो एक H2O के पास, एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो गए, तो हमारा आंसर होगा बी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्वेश्चन पूछा है विच वन इज नॉट टेट्राहेड्रल, तो कौन सा मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल नहीं है? तो उसमें हम लोग फर्स्ट एग्जांपल दिया है BF4-1, वो टेट्राहेड्रल होता है। NH4+1 भी होता है, सल्फेट भी होता है। तो कार्बोनेट का चेक करेंगे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 54 कार्बोनेट, तो सिर्फ ऐसा होगा। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे ईपी। ओके, तो ईपी के लिए कार्बन की वैलेंस में इलेक्ट्रॉन हो गए 4, प्लस इसमें चार्ज कितना है -2, मतलब इसमें होगा +2/2, तो इसमें आंसर होगा हमारा 3। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आए 3, तो वन पेयर भी इसमें होगी 3, तो लोन पेयर 0 होगी। ये सारे मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इस CO3 एज अ ट्राइगोनल प्लेनर इज नॉट टेट्राइडल, तो हमारा आंसर होगा कार्बोनेट। अब क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है विच वन इज डायामैग्नेटिक, तो कौन सा मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक मतलब कि जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक, और जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, राइट। तो इसमें H2-1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 55।
55 के क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जांपल दिया है H2-1, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आएगी 3 इलेक्ट्रॉन आएगी। उसके बाद H2+1 है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और दूसरा दिया है He2+1, He2+, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आएगी 3 इलेक्ट्रॉन आएगी। और एक ट्रिक के हिसाब से और नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। ये तीनों ऑप्शन ए, बी एंड डी आर पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन में हमको पूछा है डायमैग्नेटिक, तो थर्ड वाला ऑप्शन H2। तो H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 मतलब कि वो डायमैग्नेटिक हो गए, इवन नंबर में, सो हमारा आंसर होगा H2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म, जब भी बॉन्ड फॉर्म करेगा तब एनर्जी डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तब एनर्जी रिलीज करता है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तब उसको हमको एनर्जी देते हैं, सो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। दैट मीन्स कि जब बॉन्ड फॉर्म हो तब एनर्जी रिलीज होगी, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और जब बॉन्ड को ब्रेक करेगी तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो इसमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी। हमारा आंसर होगा डी, एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 57। तो एसर्शन दिया हो इसमें कि H2 मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन He2। क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें दिया है H2 मॉलिक्यूल होगा वो He2 से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, राइट। तो H2 मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 1, और He2 में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 0। तो डेट मीन्स कि इसमें H2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, और जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो होता है अनस्टेबल होता है। तो इसमें हीलियम में बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो अनस्टेबल होगा, और हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो वो स्टेबल होगा। तो फर्स्ट एसर्शन H2 मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन He2, वो राइट है, एसर्शन तो राइट है हमारा। रीजन में दिया हुआ है कि नॉन बॉन्डिंग पेयर इन He2 मेक इट अनस्टेबल, नो, ये रीजन गलत है। He2 इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो मतलब एसर्शन हमारा राइट है, रीजन रॉन्ग है, तो हमारा आंसर होगा सी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। 58 में हमको पूछा है एसर्शन वाला क्वेश्चन इसमें। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 इज 1, तो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। 58 नंबर का क्वेश्चन एमओटी के हिसाब से क्लोरीन में टोटल जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 1, राइट। और रीजन में दिया हुआ है एबीएमओ, एबीएमओ को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन आर 2 यूनिट लेस देन बीएमओ। बीएमओ को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसा बोल रहा है कि एबीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे एज कम्पेयर टू बीएमओ। तो ओके, एमओटी के थियरी के हिसाब से जाएंगे तो वो भी राइट है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब एसेसन भी राइट है और रीजन भी राइट है, और जो रीजन है वो एसेसन का एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर होगा इसमें ए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 59। 59 में पूछा है विच मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट ऐसा पूछा कि कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, राइट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया N2+1, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे। O2 में 16 आएंगे। फिर दिया बोरॉन में, तो इसमें B2 में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लास्ट एग्जांपल दिया है O2-2, जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें ओड नंबर के इलेक्ट्रॉन हो वो हो गए पैरामैग्नेटिक, तो इसमें ऑप्शन ए तो हमारा आएगा ही नहीं, वो तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद 10 और 16, ओके, तो इसमें थियरी के हिसाब से जाएंगे तो उसमें आई थिंक डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट वो डाया होगा नहीं, क्योंकि इसमें डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर पैरामैग्नेटिक।
इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, तो वो उसका नंबर इवन में है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, तो हमारा आंसर होगा सी, O2-2 एज अ डायामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी एब्सेंट, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नॉन पोलर, सॉरी ओके, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट दिया है SO2, नॉन पोलर पूछा हुआ है भाई। ओके, तो इसमें डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई करेगी। फर्स्ट दिया है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो उसका शेप ऐसा होगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का शेप होगा TBP टाइप होगा। तो इसमें फॉस्फोरस की कंपेरिजन में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ओके, तो वो Cl होगा, वो अपने और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसमें तो दोनों सेल ऊपर नीचे मतलब 180 डिग्री पे हो गए, तो उसकी पोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी, और इसमें भी ट्राइगोनल है, इसमें भी पोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एज अ नॉन पोलर, और इसमें म्यू की वैल्यू 0 होती है। राइट, तो फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड वो होता है, उसमें म्यू की वैल्यू डज नॉट 0 आएगी, वो मॉलिक्यूल पोलर होता है। राइट, उसके बाद NH भी पोलर होता है, और दूसरा SO2 वो भी पोलर होता है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर होगा ए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एज पर molecular orbital theory last electron of N2 fill in which molecular orbital, तो इसमें हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो चेक करेंगे कि N2 के लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में स्टेबल होगी। राइट, इसमें एमओटी का डायग्राम हमको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हमको पता चलेगा। तो एक बार इधर मैं ड्रॉ करता हूँ N2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 61। ओके, इधर होगा, मैंने डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ मैं। N2 के लिए, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे, N2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे 14, तो इसके लिए फर्स्ट इधर होगा सिग्मा 1s होगा, तो सिग्मा 1s स्क्वेयर, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s स्क्वेयर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगी उसमें। फिर इधर होगा सिग्मा 2s स्क्वेयर, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s स्क्वेयर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आए 2 4 6 8। उसके बाद इधर होगा पाई 2px इक्वल टू स्मॉल पाई 2py का स्क्वेयर होगा इधर। ठीक है, और उसके बाद होगा सिग्मा 2pz। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 2 4 6 8 10 12, और इधर होगा 14 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा 2pz ऑर्बिटल में होगा। राइट, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो इसमें हमारा आंसर होगा सिग्मा एमओ होगा ना, क्योंकि इसमें दिया है सिग्मा। राइट, लास्ट ऑर्बिटल कौन सी बची इसमें, सिग्मा 2pz, और ऑप्शन में हमको दिया है 2p, तो वो आएगा नहीं, sp भी नहीं आएगा, पाई भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर होगा सिग्मा एमओ, ये आंसर। यार क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है? तो डायरेक्ट ऑप्शन से मतलब वो दिख जाएगा, XzF2 है, तो XzF2 में जेनोन एज अ सेंट्रल एटॉम। राइट, क्वेश्चन नंबर 62 में जेनोन सेंट्रल एटॉम होगा, और उसके आसपास में दोनों फ्लोरीन होगा हमारा लीनियर आएगा। उसके बाद NH3, वो कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, तो वो भी आंसर नहीं आएगा। OF2 वी शेप होगा, इसका शेप होगा वी शेप, इसका होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका होगा वी शेप होगा, और इसका होगा लीनियर, तो हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 63, विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फ्रॉम बाय पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑफ, तो इसमें इसका चार्ज कौन सा है, प्लस है, इसका चार्ज कौन सा है, प्लस है, तो इसमें N2N ओवरलैपिंग होगा, तो इसका प्लस के साथ अरेंज होगा, तो उसके हिसाब से ओवरलैपिंग होगी, तो हमारा आंसर होगा सी, की जिसमें एक ऑर्बिटल का प्लस चार्ज और दूसरे ऑर्बिटल का प्लस चार्ज ओवरलैपिंग होता है, सो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 64,
विच वन ऑफ द 64 विच वन हैज़ द लीस्ट एनर्जी इन गिवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थियरी के हिसाब से कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, लीस्ट एनर्जी। तो इसमें उन्होंने ड्रॉ किया था डायग्राम, तो सबसे लास्ट में एनर्जी आई थी सिग्मा 1s। तो सबसे नीचे आएगी सिग्मा 1s, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेगी अकॉर्डिंग टू आउ बाउ प्रिंसिपल। इसमें क्वेश्चन पूछा है तो आंसर होगा हमारा सिग्मा 1s, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है, राइट। इसमें पहले चेक करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वो ऑड में आने चाहिए। तो ऑड में आने के लिए O2-1 है, तो O2-1 में इलेक्ट्रॉन आएंगे 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे, N2 में 14 आएंगे, उसके बाद S2+1 में इलेक्ट्रॉन 1 आएगा और F2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 18 वाला तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, वो तो हमारा आंसर होगा नहीं। F2 वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं। उसके बाद N2 में भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, ओके इवन में है तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें पूछा है पैरामैग्नेटिक पूछा है। अभी आंसर आ सकता है हमारा O2-1, तो 17 वाला और H2+1, राइट। तो इसमें हम लोग O2-1 की बात करेंगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है। इलेक्ट्रॉन 17 होगा तो उसका वन ऑर्डर वो कितना आएगा वो चेक करते हैं पहले। इसमें इसमें O2+1 इधर हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, 15, 16, 17। इसमें इसमें वन ऑर्डर होगा 3, इसमें 2.5, इसमें 2, इसमें 1.5 आंसर आएगा। इसके लिए आंसर होगा 1.5, तो वो भी रॉन्ग है। तो हमारा बचा आंसर H2+1, तो जिसमें वन ऑर्डर आएगा H2+1 तो 1/2 होगा क्योंकि इसमें H2+1 में इलेक्ट्रॉन होगा 1, वो बॉन्डिंग में होगा और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, तो डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर होगा 0.5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल भी है और वन ऑर्डर आ रहा है 0.5, तो हमारा आंसर होगा H2+1, राइट। अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें पीरियडिक क्वेश्चन इसमें स्टार्ट होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following have total 18 electron and is the larger than Cl-1। तो कौन से ऑप्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आते हैं और उसकी साइज Cl-1 से ज़्यादा है, राइट। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम+2 में सब में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, सारे ऑप्शन में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बट जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी साइज कम होगी, राइट। और इसमें पूछा है Cl-1, क्योंकि Cl-1 है तो इसमें Cl में 17 इलेक्ट्रॉन हो गए प्लस वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो Cl-1 में इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। तो और हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं कि साइज ऑफ कैटायन, साइज की बात करेंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैटायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनायन। मतलब ऐसा होगा कि कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा उतनी साइज कम, और दूसरा एनायन की साइज जितनी ज़्यादा उतनी भी साइज कम हो, ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है दोनों में, कैल्शियम+2 और पोटेशियम+1, तो उसकी साइज तो होगी कम, तो वो तो आंसर आएगी नहीं हमारे। बचा ऑप्शन हमारा CS-2 की, जिसमें सल्फर का -2 चार्ज है। मतलब सल्फर की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आएगी 16 और इलेक्ट्रॉन आए भी आम जनरली आने चाहिए 16, प्लस इसमें -2 चार्ज है तो +2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगी 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन की कंपेरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा रिपल्जन, और जितना ज़्यादा रिपल्जन उतनी ज़्यादा साइज। तो हमारा आंसर होगा सी के, जिसमें S-2 की साइज कैल्शियम-1 से ज़्यादा होगी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 67, ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज किस में ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से कंसेप्ट जाएगा कि इसमें ऐसा ही होगा ना, जितनी साइज कम होगी उतना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जितनी साइज कम उतना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, राइट। तो इसमें वो चेक करेगी हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज पूछा हुआ इसमें, तो सब में नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन ए में हमको दिया है O-2, तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आएंगे 8 आएंगे और इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड ऑप्शन F-1 की जिसमें प्रोटॉन आएंगे 9 और साथ में इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन N-3 होगा कि जिसमें प्रोटॉन आएंगे 7 और इलेक्ट्रॉन होंगे 10। लास्ट ऑप्शन C-4 जिसमें प्रोटॉन आएंगे 6 और इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन कॉमन ही है, राइट। इसमें कंसेप्ट के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन कॉमन हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन में प्रोटॉन 9 है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो सब में कॉमन है 10, बट फ्लोरीन में प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर होगा बी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसका मीनिंग होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, बट द फर्स्ट वन इज लार्जर देन द साइज सेकंड, मतलब फर्स्ट आयन की साइज सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो इसमें चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में S-2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे S-2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे सल्फर में 16 + 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। O-2 में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, O-2 है, सॉरी, सल्फर के पास ओके, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 + 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन, वो तो आंसर होगा नहीं हमारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक में 10 और इसमें 18 आ रहा है, तो वो तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें पूछा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा दिया हुआ Cl-1 और S-2, तो इसमें Cl में इलेक्ट्रॉन आएगी 18, Cl-1 में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और S-2 में भी इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। बट इसमें चेक करेंगे कि S-2 की साइज Cl-1 से कैसी होती, ज़्यादा होती है भाई, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, मतलब कि प्रोटॉन की कंपैरिजन में सल्फर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन हो गए 16 और इलेक्ट्रॉन उसमें हो गए 18, तो रिपल्जन ज़्यादा होगा, मतलब कि S-2 की साइज Cl-1 से ज़्यादा होगी। तो सेकंड जो पैरामीटर वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, इसमें दिया है F-1 और दूसरा Na+1, तो F-1 में नंबर ऑफ प्रोटॉन आएंगे 9 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10, राइट, और इलेक्ट्रॉन हो वो इसमें आएंगे 10। सोडियम+1 की बात करेंगे तो इसमें 1 मिनट, F-1 में प्रोटॉन आएंगे कितने 9 और इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल 3, सॉरी 10। और Na+1 की बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन आएंगे 11 और इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और सेकंड पूछा है कि फर्स्ट आयन की साइज सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो इसमें Na+1 है, इसमें प्लस चार्ज है और इसमें माइनस चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट के हिसाब से जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतनी कम साइज, और जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो उतनी साइज ज़्यादा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी प्रोटॉन के कंपेरिजन में, तो रिपल्जन ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर होगा सी की, जिसमें फ्लोरीन की साइज सोडियम+1 से, फ्लोराइड आयन की साइज सोडियम आयन से ज़्यादा है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 69, तो इसमें हमको आईपी की वैल्यू गिवन है, राइट, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें आईपी की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट इसमें दिया है Li और दूसरा दिया है हमको पोटेशियम। Li के लिए आईपी की वैल्यू होगी 5.4 इलेक्ट्रोवोल्ट और पोटेशियम के लिए होगी 4.3 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसमें हमको पूछा है सोडियम की आईपी की वैल्यू कितनी होगी, राइट। इसमें ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है अल्कली मेटल्स हो गए, जिसमें ग्रुप में आएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसमें आएगा फ्रांसियम। मतलब कि इसमें लिथियम की आईपी की वैल्यू 5.4 है और पोटेशियम की 4.3 है, तो सोडियम की कितनी होगी, राइट। तो अप टू डाउन जाएगी तो ग्रुप में एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, और इसमें हमको पूछा किसका है, सोडियम का पूछा हुआ, राइट। लिथियम की और पोटेशियम की आईपी की वैल्यू गिवन है, सोडियम की पूछी हुई है, तो अप टू डाउन जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करेगा तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, राइट।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो इसमें वही कंसेप्ट अप्लाई हुआ कि लिथियम की 5.4 है और पोटेशियम की 4.3 है, मतलब अप टू डाउन गए तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज हुई। तो सोडियम की आईपी की वैल्यू इसके बीच में होगी, मतलब पोटेशियम से ज़्यादा होगी और सोडियम से सॉरी लिथियम से होगी कम, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा, जो वैल्यू इसके बीच में आ रही है वो आ रही है 4.9, तो हमारा आंसर होगा सी 4.9, राइट। तो सोडियम की आईपी की वैल्यू क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लो, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन किया था मेंडलीफ ने, और एनसीईआरटी में वो क्लियरली गिवन है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये सारी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के हिसाब से आ रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सी एटॉमिक नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 71, 71 में हमको पूछा है द लॉ ऑफ ट्रायड रूल, मतलब कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट ट्रायड रूल को फॉलो करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी में गिवन है कि इसमें ग्रुप आई थिंक 6-7 ग्रुप आते हैं जो ट्रायड रूल को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है CL BRI, तो वो फॉलो करते हैं, राइट। उसके बाद ऑप्शन दिया है हमको CA, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, वो भी फॉलो करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी फॉलो करते हैं, मतलब इसमें तीनों ऑप्शन के तीनों ग्रुप और तीनों एलिमेंट्स ट्रायड रूल को फॉलो करते हैं, राइट। वो भी एनसीईआरटी में हमको दिया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 72, इसमें हमको फर्स्ट फॉर आई की वैल्यू गिवन है या आईपी की वैल्यू गिवन है। आई को बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब I1 है, I2 और I3 और I4, राइट। इसमें फर्स्ट वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 72, इसमें I1 की वैल्यू कितनी है 284। उसके बाद दिया I2 की वैल्यू 412 और I3 की वैल्यू है 656 और I4 की वैल्यू गिवन है हमको 3200। इसके बीच में गैप ज़्यादा है भाई, देख रहे हो, I3 और I4 के बीच। इसमें आई की वैल्यू ज़्यादा है ना भाई, तो डेट मीन्स कि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आई को बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब वैलेंस सेल में से जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो उसमें जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वैल्यू, राइट। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन के बाद स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसमें ऐसा बता रहा है कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 3, क्योंकि इसमें 3 के बाद आई की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, राइट। मतलब उसके बाद नोबल गैस होगा, जो भी होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। तो आंसर होगा हमारा सी, कि जिसमें वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके बाद नोबल गैस आएगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, इसमें हमको पूछा हुआ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आई की वैल्यू बोरॉन इज लेस देन द बेरिलियम आयन। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि बोरॉन की कंपैरिजन में बेरिलियम में आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों भाई, इसका रीजन होगा कि बेरिलियम में आएगा हीलियम, उसके बाद होगा 2s2, राइट। और बोरॉन में आएगा हीलियम, फिर उसके बाद होगा 2s2 और इधर होगा 2p1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, कि इसमें तो क्या है 2s2 इलेक्ट्रॉन फुल फिल्डेड है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बेरिलियम में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसमें आई की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो बोरॉन में होगी कम, वो मतलब सेंटेंस राइट है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन इज ऑक्यूपाइंग 2p ऑर्बिटल, वही आंसर दिया हुआ है, आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 74, ओके। तो 74 में दिया है द, ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन, राइट। हम लोग जानते हैं कि ग्रुप नंबर 16 में होगा ऑक्सीजन, फिर होगा सल्फर, ग्रुप नंबर 17 में होगा फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, क्लियर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हैगिट सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी हुई है, तो इसमें
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, और इसमें ऑक्सीजन की कंपैरिजन में सल्फर की ज़्यादा होगी, और Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा कि Cl की सबसे ज़्यादा है, फिर आ रहा है सल्फर, फिर आ रहा है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज में Cl की सबसे ज़्यादा होगी और फ्लोरीन से भी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछे तो उसमें फ्लोरीन की ज़्यादा आएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछे तो फ्लोरीन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे तो Cl। तो उसके हिसाब से आंसर होगा Cl, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। आंसर होगा ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमको पूछा है कि कौन से मॉलिक्यूल में आईपी की वैल्यू हाईएस्ट होगी। आईपी की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू, तो जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें नोबल गैस में सबसे ज़्यादा होगी, इसमें दिख रहा है कि हीलियम है, दूसरा नियोन है, तो उसमें ज़्यादा आनी चाहिए नाइट्रोजन और हेलियम के कंपेरिजन में। हीलियम इज नोबल गैस, राइट। नियोन इज ऑल्सो नोबल गैस, बट हीलियम की साइज कम होगी, जितनी साइज कम उतनी आईपी की वैल्यू ज़्यादा, तो हमारा आंसर होगा हीलियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको पूछा है कि एमोंग द फॉलोइंग ग्रुप विच रिप्रेजेंट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, राइट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है NO+1, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 7 + 8 - 1, इसमें इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे, 7 + 8 15 हो गया, तो 14 आएंगे इसमें +1 करके, और C2-2 में इलेक्ट्रॉन 14 आएंगे, O2-1 में इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 आएंगे, सॉरी 17 आएंगे, तो वो हमारा आंसर होगा नहीं। N2 में आएंगे 14, और C2-2 में आएंगे 14, CO में आएंगे 14, और NO में 15 आएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी, CO में 14, NO+1 में 14, CN- में 14, तो सारा हाँ, इसमें तो सब में 14 आएगी, तो हमारा आंसर होगा सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस फोर मॉलिक्यूल, राइट। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसमें ज़्यादा आईपी की वैल्यू होगी। तो कंसेप्ट वही होगा, जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा उसमें आई की वैल्यू ज़्यादा, राइट। तो डायरेक्ट इसमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या होगा, 3s2 3p1 है, मतलब कि ये एल्यूमिनियम की कन्फिग्रेशन है, इधर सिलिकॉन की कन्फिग्रेशन है, इधर है नाइट्रोजन की, सॉरी इसमें कौन सी होगी, इसमें फॉस्फोरस की होगी, और इसमें होगा गैलियम, होगा गैलियम, राइट। तो एल्यूमिनियम में 3p1 है, तो वो होगा नहीं, और इसमें 3p2, और इसमें देखो फॉस्फोरस में 3p3, मतलब 3s की ऑर्बिटल फुल फिल्डेड है, एंड 3p3 हाफ फिल्डेड है, राइट। और इसमें गैलियम में, सॉरी गैलियम में भी ऐसा होगा कि 3d10 फुल फिल्डेड है, 4s फुल फिल्डेड है, और 4p हाफ फिल्डेड है, बट अप टू डाउन जाएंगे तो ग्रुप में, राइट। सॉरी इसमें फॉस्फोरस ही आ रहा है ना, नियोन से, हाँ फॉस्फोरस ही है, तो इसमें गैलियम, और इसमें आर्सेनिक होगा 3d10, हाँ इसमें आर्सेनिक आएगा, राइट। आर्सेनिक एक ग्रुप के एलिमेंट हुए, और ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, और जितनी साइज इंक्रीज करेगा उतनी आई की वैल्यू कम होगी, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी, की जिसमें फॉस्फोरस की साइज आर्सेनिक से कम है तो उसमें आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको आयोनिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, इसमें वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतनी साइज कम, और जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतनी साइज ज़्यादा होगी, राइट। तो उसके हिसाब से इसमें पोटेशियम है, तो क्वेश्चन नंबर 78 बस पोटेशियम दिया हुआ है, तो इसमें प्रोटॉन हो गए कितने 19, और इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 18। फिर सेकंड ऑप्शन में दिया है Mg+2, Mg+2 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन होगा 12, और साथ में इलेक्ट्रॉन होगा 10। फिर होगा Al+3, तो एल्यूमिनियम प्लस में प्रोटॉन होगा 13, और साथ में इलेक्ट्रॉन हो गए 10। लास्ट एग्जाम्पल Li+1, तो इसमें प्रोटॉन हो गए 3, और इलेक्ट्रॉन हो गए 2, राइट। फिर इसमें लिथियम में प्रोटॉन है इसमें 3, और इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है भी, और इसकी साइज सबसे छोटी होगी, राइट। लिथियम की साइज सबसे छोटी होगी क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी 3 है और इलेक्ट्रॉन 2 है, और
फर्स्ट ग्रुप में आता है वो HLiNa, तो इसमें इसकी साइज सबसे कम होगी। जितनी साइज कम, राइट, उतना एट्रैक्शन ज़्यादा, और जितना ज़्यादा एट्रैक्शन उतनी साइज कम होगी, राइट। तो लास्ट मतलब कि इसमें लिथियम की साइज सबसे लास्ट में आएगी, लिथियम की साइज सबसे लास्ट में, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं आगे। फिर दिया इसके एल्यूमिनियम +3 दिया है। इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 13, और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इसके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम, सॉरी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम में थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और साइज उतनी ही कम होगी। फिर दिया Mg+2, तो Mg+2 में प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इसमें अट्रैक्शन एल्यूमिनियम से थोड़ा इसमें होगा 1 मीटर 12, और इसमें 10, हाँ, तो इसमें अट्रैक्शन होगा कम, राइट, तो इसकी साइज ज़्यादा होगी। और पोटेशियम में 1918 है, मतलब कि जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप कम उतनी साइज ज़्यादा होगी, और जितनी गैप ज़्यादा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा, तो साइज कम होगी, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी, पोटेशियम की साइज सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 से क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो मोल कंसेप्ट के हिसाब से, राइट। तो इसमें हमको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो कौन से मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, राइट। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कैपिटल N। क्वेश्चन नंबर 80 और 79। फर्स्ट ऑप्शन में 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में हमको निकालना है कैपिटल N। इसके लिए फॉर्मूला होगी मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन Na। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको गिवन है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, उसके लिए निकालो चलो। इधर होगा 7 मास होगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 28 ग्राम। एन हमको इसमें निकालना है, मॉलिक्यूल पूछा हुआ ना इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इधर होगा एन और इधर रखेंगे Na रखेंगे सब में, राइट। तो इसमें एन हो गए, मतलब Na से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो। तो इसमें आंसर होगा एन की वैल्यू होगी 1/4, 1/4, राइट। ये आपका आंसर रहा एन का। सेकंड ऑप्शन में वो गिवन है 2 ग्राम ऑफ H2, इसमें गिवन मास है 2 और मॉलिक्यूलर मास भी होगा 2, और इधर रखते हैं N/N। इसमें आंसर होगा हमारा 1 आंसर आएगा। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास गिवन है 16 ग्राम ऑफ NO2, तो इधर एक गिवन मास 16 बाय NO2 का मॉलिक्यूलर मास होगा नाइट्रोजन का 14 + 32 है, तो इधर होगा 48, इधर होगा N/N, तो इसका आंसर भी वही होगा 1/4 आएगा। लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन में 16 ग्राम ऑफ O2 है, तो गिवन मास होगा 16 बाय मॉलिक्यूलर मास 32 N/Na। इसमें भी हमारा आंसर होगा 1/2 होगा, कितना होगा 1/2। तो इसमें सबसे ज़्यादा एन की वैल्यू किस में आ रही है, सेकंड ऑप्शन में आ रही है, 1 आ रही है। देखो इधर फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू आई 1/4, सेकंड में आई 1, थर्ड में आई 1/4, तो फोर्थ में 1/2। तो सबसे ज़्यादा एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा आ रहा है सेकंड ऑप्शन में 2 ग्राम H2 में, तो हमारा आंसर होगा बी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोल। उसके बाद 80 में दिया हुआ है 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट इन क्लोज वेसल, कैलकुलेट द मोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको स्टोकियोमेट्री यूज करेंगे, स्टोकियोमेट्री वाला कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें H2 + O2 गिव्स एज H2O, स्टोकियोमेट्री में इसके आगे होगा 2 और इसके आगे होगा 2, बैलेंस इक्वेशन है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है गिवन मास हाइड्रोजन का 10 ग्राम है, और ऑक्सीजन में कितना दिया हुआ 64 ग्राम ऑक्सीजन का मास है, राइट। इसमें हमको वाटर के मोल फाइंड आउट करने हैं। तो पहले काम करो, पहले इसके मोल निकालो, हाइड्रोजन के मोल। तो इसमें आएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास होगा 10/2, तो आंसर होगा हमारा 5।
और इधर मोल आएंगे गिवन मास 64/32 मोलिकुलर मास ऑफ O2, तो इसमें आंसर होगा हमारा 2। होल इसमें आए तो होल इसमें आए 5। उसके बाद इसमें हमको फाइंड आउट करना है LR कौन है, राइट। तो उसके बाद जो मोल आए उसको उसके स्टोक्योमेट्री के साथ इधर पुट कर दो, तो 5/2 कर दो और इधर कर दो। इधर इधर स्टोक्योमेट्री होगी 1, इधर आगा 2/1, तो इसमें आंसर होगा 2 और इसमें आंसर होगा, right? तो इसमें 2 की वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी इसकी कंपैरिजन में ऑक्सीजन के मोल कम है, तो इसको बोलेंगे LR। तो इसमें हमारा ऑक्सीजन है उसको बोलेंगे LR, और हाइड्रोजन को बोलेंगे ER। इसमें मोल है कितने हैं, 2.5 मोल है और इसमें मोल है 2 मोल है। तो इसको बोलेंगे ER एक्सेस रिएजेंट और इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट जिसमें मोल कम है, राइट। अभी जो LR आया उसके मोल के हिसाब से H2O के मोल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आएगा ऑक्सीजन के मोल के हिसाब से हम लोग H2O के मोल फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दो इसमें कि सपोज लाइक मोल टू मोल रेशियो, इसमें ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसमें O2 के मोल कितने हैं, O2 गिव्स H2O, मतलब कि, और इसमें O2 के मोल थे एक, एक मोल O2 2 मोल H2O फॉर्म करता है। 1 मोल O2 कैन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O, राइट। तो इसमें 2 मोल O2 कितने H2O प्रोड्यूस करेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर होगा 4 मोल। इसमें 4 मोल H2O फॉर्म होगा, आंसर होगा हमारा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। इसमें हमको 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 18 ग्राम ऑफ वाटर, सो फाइंड आउट द मास परसेंटेज। इसमें हमको डायरेक्ट परसेंटेज पूछा हुआ है, राइट। परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग जानते ही है। क्वेश्चन नंबर 81, मास परसेंटेज निकालने के लिए मास टू मास आएगा नीचे, मास टू मास परसेंटेज। तो इधर फॉर्मूला में आएगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सॉलिड का मास है कितना है दिया हुआ है 2 ग्राम, तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास है इसमें 2 प्लस सॉल्वेंट का मास है 18 ग्राम, राइट। वाटर एज ए सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, मास टू मास। इसमें हमारा आंसर होगा 10%, आंसर होगा ए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 82। 82 में हमको पूछा हुआ है द मास रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दो मिक्सचर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें O2 जैम N2 गैसियस के फॉर्म में है और इसमें रेशियो पूछा हुआ है 1:4 है दोनों का, मतलब कि 1 मोल ऑक्सीजन के सामने 4 मोल नाइट्रोजन के हो गए, राइट। तो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल, तो इसके मॉलिक्यूल का रेशियो हमको फाइंड आउट करना। क्लियर। तो इसमें एक काम करो, इसमें 1 मोल ऑक्सीजन के सामने 4 मोल नाइट्रोजन है, तो इसको इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ नीचे पुट करो, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 तो 32 होगा और नाइट्रोजन का 28 होगा। तो इसमें हमको वही करना है कि दोनों मॉलिक्यूल का रेशियो लेना है। हमको क्या करना है, O2/N2 करना है, तो उसकी जो वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इधर आएगा 1/32 मल्टीप्लाई बाय N2 की वैल्यू होगी 4 डिवाइडेड बाय 24, तो 24 ऊपर जाएगा। ओके, तो उसके बाद आंसर निकालो। इसमें कितना आंसर होगा, इसमें इसमें 7 डिवाइडेड बाई 4 होगा इसमें, और उसके बाद 7/32 आंसर आ रहा है, हाँ इसमें ऑप्शन दिया हुआ 7/34, राइट। भाई इसमें हमारा आंसर होगा दिल्ली 7/32। इसमें हमने क्या किया कि ऑक्सीजन जेम N2 का रेशियो था, तो उसको हमने मॉलिक्यूलर मास के साथ वो पुट कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने O2/N2 का रेशियो लिया, तो हमारा आंसर होगा 7/32। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 83।
83 में हमको पूछा है 20 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 19.85 ml ऑफ 0.01 मोलर NaOH solution for complete neutralization the molarity of the HCl solution will be find out, right? तो इसमें हमको HCl की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन हो गए। फर्स्ट सॉल्यूशन है वो HCl का है और सेकंड सॉल्यूशन NaOH का है। वो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगी और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन आएगा। तो इसके लिए हमको पूछे मोलारिटी। तो इसमें हमको क्या सब बोला कि इसको कंसिडर करते हैं 1, इसको कंसिडर करते हैं 2। तो फॉर्मूला आएगा हमारा M1V1 इक्वल टू M2V2, राइट। और इसमें हमको दिया हुआ है पोलैरिटी दिया, हाँ डायरेक्ट पोलैरिटी दी है। तो इसमें HCl की पोलैरिटी हमको फाइंड आउट करनी है, मतलब इसमें हमको निकालना क्या है M1। इसके लिए V1 की 1 है, 20 ml HCl है, तो इसमें पुट करो V1 की वैल्यू होगी 20 इक्वल टू करके मोलारिटी इसमें कितनी आ रही है। NaOH की मोलारिटी है 0.01 मोलर और V2 उसका वॉल्यूम है 19.85 ml। तो फाइंड आउट M1। M1 आएगा हमारा 0.009 आएगा। ये आपकी रही मोलारिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर होगा हमारा ये आएगा। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 84। 84 में क्वेश्चन में मिस्टेक है कि इधर 500 ml नहीं आना चाहिए, इसको निकाल देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसमें हमको नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम निकालना है और इसमें दिया है 63% मास बाय वॉल्यूम। और इसका मीनिंग ऐसा होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें हमको नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम निकालना है, राइट। और इसमें हमको मोलारिटी दे रखी है 2 मोलर। तो हमको पता होना चाहिए कि पहले मोलारिटी का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको दिया 63% मास टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो उसका मीनिंग ऐसा होगा, मास टू वॉल्यूम है तो 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन या सॉल्यूबल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वो हमको पहले पता होना चाहिए। 100 ml सॉल्यूशन में 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, राइट। और उसकी मोलारिटी हमको गिवन है, तो फाइंड आउट वॉल्यूम। तो पहले मोलारिटी का फॉर्मूला होगा मोल बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम ml में आएगा तो उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मोल को एक्सपांड करो तो इधर आएगा गिवन मास, नीचे आएगा मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय 1000। इसमें m की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है m की वैल्यू। m की वैल्यू हमारे पास 2 है, m की वैल्यू पुट कर लो। इधर होगा 2 और मास कितना है 63 ग्राम मास है। मोलिकुलर मास निकाल लो, इसका भी नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास आएगा 63 ग्राम आएगा। नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो और डिवाइडेड बाय 63, तो 63 डिवाइड हो जाएगा। फिर इसमें भी हमको फाइंड आउट करना है और इसमें है 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम आएगा हमारा 500 ml आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमको इतना पता होना चाहिए कि 63% मास बाय वॉल्यूम का मीनिंग होगा 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ओके, और सारी वैल्यू पुट करेंगे तो इधर से आ जाएगा V। तो V का आंसर होगा 500 ml। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है कि हमारे पास 3 एसिड है, एक HCl है, एक H2SO4 है और थर्ड नाइट्रिक एसिड है। और तीनों एसिड के वॉल्यूम हमारे पास है, मतलब V1 है, V2, V3 भी है। और उसके साथ नॉर्मालिटी भी है। क्लियर। इसमें हमको पूछा हुआ क्या है कि और उसका वॉल्यूम भी दिया है 1 लीटर, राइट। सारे एसिड है, तीनों एसिड है और तीनों एसिड के वॉल्यूम है। और वॉल्यूम के साथ साथ हमारे पास क्या है, उसकी नॉर्मालिटी भी है। डन। और हमको निकालना है द नॉर्मालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि तीनों एसिड को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर होगा उसकी मोलारिटी कितनी आए। अंडरस्टैंड।
तो पहले हम वो निकालेंगे कि सबके लिए क्या निकालेंगे, मोलारिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 86, राइट। तो इसमें हमको निकालना है फर्स्ट मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ, मोलारिटी ऑफ क्या निकालेंगे इसमें, HCl, राइट। तो इसके लिए कितना दिया हुआ मोलारिटी, सॉरी, मोलारिटी का फॉर्मूला होगा नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वी, वी को बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर, राइट। तो इसके लिए नॉर्मलिटी कितनी आएगी HCl के लिए, HCl के लिए नॉर्मलिटी इसमें गिवन है हमको 1 मोल, 1 नॉर्मल। पहले हम लोग इसमें मोलारिटी निकालेंगे, तो मोलारिटी का फॉर्मूला कौन सा होगा, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, सॉरी नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम भी दिया हुआ ना, तो वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, तो इसमें नॉर्मलिटी कितनी है 1, और वॉल्यूम कितना है, इधर इधर वॉल्यूम हमारे पास 5 ml है, इधर आंसर होगा 5 मोलर ऑफ HCl। सेकंड हमको निकालना है H2SO4 की मोलारिटी, तो इसके लिए फॉर्मूला नॉर्मलिटी गुणा वी, इसमें नॉर्मलिटी का आंसर होगा कितना है, इसमें 1/2 है, और वॉल्यूम कितना है 20 ml, तो इसमें आंसर होगा हमारा 10 आएगा। और लास्ट के लिए मोलारिटी ऑफ हाइड्रिक एसिड, उसके लिए भी नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वी, तो इसमें नॉर्मलिटी कितनी है, नॉर्मलिटी 1/3 है, और वॉल्यूम 30 ml है, तो इसमें आंसर होगा 10, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना आएगा इसमें, टोटल मोलारिटी, सॉरी तीनों एसिड की मोलारिटी आएगी, उसको बोलेंगे टोटल मोलारिटी। तो इसमें इसकी फर्स्ट की आई 5 +10 तो टोटल आंसर होगा 25, ये आपकी टोटल मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ टोटल इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टी वी, वी को बोलेंगे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, तो इसके लिए वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, तो इसके लिए वो पुट करो डायरेक्ट, इसमें टोटल मोलारिटी कितनी आई 25, एन कितना है वो हमको निकालना है, टोटल एन निकालना है, मल्टी वी कितना है 1000 ml। ओके, तो इधर से आएगा हमारा एन, और एन की वैल्यू कितनी आएगी, इसको नीचे ला तो आंसर होगा हमारा 20/1000, 25/1000, तो आंसर होगा हमारा n/40। क्लियर। ले इसमें हमने चारों जो सॉरी इसमें एसिड थे, तीनों एसिड की मोलारिटी फाइंड आउट की, मोलारिटी की फॉर्मूला होगी नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और उसके बाद टोटल मोलारिटी निकाली हमने सम करके, और उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, टोटल मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वी, इसमें दिया था 1000 ml, तो फाइंड आउट है एन, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा n/40। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 87 में द नॉर्मलिटी ऑफ 2.3 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब इसमें हमको सल्फ्यूरिक एसिड की मोलारिटी गिवन है, इसमें हमको सिर्फ उसकी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 87 में नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा मोलारिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, मोलारिटी इसमें हमको गिवन है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, और दूसरा वैलेंसी फैक्टर, तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर होगा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो आंसर होगा 4.6, डायरेक्ट एन आ जाएगा 4.6 नॉर्मल। क्लियर। फॉर्मूला हमको आना चाहिए कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, 2 molar solution is obtained when 0.5 mole of solid is dissolved in, right। तो इसमें हमको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और इधर दिया मोलर, मतलब मोलारिटी हमको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 88, मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n/v मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो इसमें m की वैल्यू हमारे पास है, मोलर कितने हैं 2 मोलर है, तो मोलारिटी इसमें आएगी 2, n क्या है मोल, तो उसकी मोल की वैल्यू भी गिवन है, मोल ऑफ सॉल्यूट इसमें 0.5 मोल है, भी हमको निकालना है, मल्टीप्लाई 1000 कर दो, ml में पूछा है ना, ml में इसलिए, राइट। इसमें v की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आंसर होगी 250 ml आ जाएगा, आंसर होगा हमारा सी 250 ml। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर के क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है टू प्रिपेयर 60 ml 0.03 ग्राम पर ml AgNO3, तो ये ग्राम पर ml को बोलेंगे डेंसिटी,
तो डेंसिटी है 0.03 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, डेंसिटी Q1 है। उसके बाद वॉल्यूम भी हमारे पास Q1 है, वॉल्यूम कितना है 60 ml है। इसमें हमको निकालना क्या है, इसमें मास निकालना है। मास का फॉर्मूला होगा m/v। डेंसिटी की वैल्यू इसमें 0.03 और मास इसमें हमको निकालना है। वॉल्यूम इसमें हमको दिया 60 ml। इसमें आंसर होगा हमारा m की वैल्यू होगी 1.8 ग्राम। आंसर होगा हमारा ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 89 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमको सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला ही अप्लाई करना था, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी थी हमारे पास, वॉल्यूम भी था, मास आ जाएगा 1.8 ग्राम। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमको वेट ऑफ प्योर NaOH का मास फाइंड आउट करना है। ओके, W फाइंड आउट करना है। और इसमें हमको दिया है 250 ml सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि वॉल्यूम दिया हुआ है। और इसमें फॉर्मालिटी भी हमारे पास है 0.1 नॉर्मल, राइट। वॉल्यूम भी है, फॉर्मालिटी भी है, हमको सिर्फ उसका मास निकालना है NaOH के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अप्लाई कर दो। फॉर्मालिटी का फॉर्मूला होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय 1000। इसमें फॉर्मालिटी की वैल्यू है 0.1 नॉर्मल। मास इसमें हमको निकालना है। इक्विवेलेंट मास NaOH के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास ही होगा। NaOH के लिए इक्विवेलेंट वेट उसका मॉलिक्यूलर मास 40 आएगा, मल्टीप्लाई बाय V हमको दिया हुआ है ना 250 ml, तो इधर होगा 250 ml मल्टीप्लाई 1000। और इसमें सेंटीमीटर क्यूब को ml के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, राइट। तो इसमें ml के फॉर्म में कंसिडर किया, तो उसके बाद हमको निकालना है W का आंसर कितना होगा। कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000। आंसर होगा हमारा 1 ग्राम समथिंग आएगा, राइट। तो हमारा आंसर होगा B 1 ग्राम। ओके, क्लियर। जय श्री कृष्ण।